हम बात कर रहे थे उत्प्रेरण के बारे में। उत्प्रेरण की परिभाषा भी हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में नंबर 2 आता है हमारे पास में ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, तो वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक पढ़ा था। धनात्मक की परिभाषा क्या थी कि भाई वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो तो थे धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर रहे थे, वे थे धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक जो उत्प्रेरक है वो धनात्मक का उल्टा है। ये क्या करता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को घटा देता है, वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें भाई ऋणात्मक उत्प्रेरक है उसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करवाया था हमने धनात्मक उत्प्रेरक में। किसके साथ में, कोलाइडी प्लेटिनम के साथ में। तो एनर्जी पहले बगैर उत्प्रेरक के 75 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता पड़ रही थी, अब कितनी किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता पड़ रही है कोलाइडी प्लेटिनम की उपस्थिति में, 57 किलो जूल प्रति मोल। अब यहां पर उसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसका अपघटन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यदि इसका अपघटन करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, अपघटन किसमें होगा, दो अणु ले रहे हैं इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, एक तो जल का अणु निकल जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन। तो किसमें टूटेगा ये, दो जल के अणु, उसके बाद में ऑक्सीजन। अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। हाइड्रोजन टोटल 4 थे, 4 हाइड्रोजन इधर हो चुके हैं हमारे पास में, ऑक्सीजन भी 4 थे, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करवाते हैं हम, अपघटन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। तो इसका अपघटन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि इसका जो वेग है वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल क्या किसका कार्य कर रहा है, ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का यदि हम क्या करवा दें, ऑक्सीकरण करवा दें किसकी उपस्थिति में, एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। क्लोरोफॉर्म लिया हमने CHCl3, क्लोरोफॉर्म है, इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। एक ऑक्सीजन लेते हैं, परमाणुविक ऑक्सीजन, इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवा दें किसकी उपस्थिति में, एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, C2H5OH। तो इसका जो ऑक्सीकरण की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है और यदि उसमें क्या मिला दें उत्प्रेरक के रूप में एथिल अल्कोहल मिला दें तो इसको उत्प्रेरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये फास्जीन गैस में बदल जाती है जो बहुत ही विषैली प्रकृति की होती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक Cl को लेकर के हाइड्रोजन की +1 संयोजकता होती है, एक ही बंध बना सकता है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन को लेकर के क्लोरीन की -1 संयोजकता है, तो एक क्लोरीन को लेकर के एक तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। बाकी क्या बचा हमारे पास में, कार्बन है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है हमारे पास में, क्लोरीन कितने बचे, 2 बचे।
COCl2, यानी कि क्या बन गया हमारे पास में, फास्जीन गैस बनती है। कब बनती है ये, जब क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, बहुत ही विषैली प्रकृति की होती है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे, जो एथिल अल्कोहल है ये किसका कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का अपस्फोटन कम करना होता है। पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें टेट्रा एथिल लेड शॉर्ट में बोलते हैं उसको TEL, मिलाते हैं। पेट्रोल का अपस्फोटन है, उसे कम करना है तो क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोडियम सल्फाइड है, इसका ऑक्सीकरण करवा दें तो ये रिएक्शंस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां लिख देता हूं मैं, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, C2H5OH की उपस्थिति में। तो इसके ऑक्सीकरण की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां पे एथिल अल्कोहल किसका काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, सल्फाइड से किस में बदल जाएगी, सल्फेट में बदल जाएगी। तो क्या बना है यहाँ पे Na2, सॉरी दो अणु लेते हैं यहाँ पे, क्या बना Na2, उसके बाद में SO4, क्या बना ये, सोडियम सल्फेट। ये है हमारे पास में सोडियम सल्फाइड का क्या करवाया, ऑक्सीकरण करवाया, किसकी उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम सल्फेट में बदला, लेकिन अभिक्रिया की जो गति थी, वेग था, वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये थे एग्जाम्पल किसके, ऋणात्मक उत्प्रेरक के। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक को एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। कम कैसे करते हैं, ये अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, जो सक्रियण एनर्जी होती है, उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उत्पाद बनने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब उत्पाद बनने में टाइम ज्यादा लगेगा तो अभिक्रिया की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्राफ के द्वारा समझते हैं। इन अभिक्रियाओं को वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कर सकते हैं। चलिए ग्राफ किन किन के बीच में खींचेंगे, ग्राफ सेम वही होगा हमारे पास में। किस किस के बीच में खींचा था, धनात्मक उत्प्रेरक में अभिक्रिया का पथ था, अभिक्रिया का मार्ग या पथ, और दूसरा क्या था हमारे पास में, संक्रियण ऊर्जा। इन दोनों के मध्य में क्या खींच रहे थे, ग्राफ खींच रहे थे। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां से कोई भी अभिकारक है, सबस्ट्रेट बोलते हैं, अभिकारक, बगैर उत्प्रेरक के जो सक्रियण ऊर्जा है इतनी दूरी तय करके किस में बदलता है, इतनी सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके, इसको पॉइंट दे देते हैं
E1 किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। अभिकारक था, अभिकारक E1 जो सक्रियण ऊर्जा है वो ग्रहण करके किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। कब बदल रहा है ये? जब उत्प्रेरक क्या हो? अनुपस्थित हो। ऋणात्मक उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि भाई उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। कौन सा पॉइंट है? E1 पॉइंट क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कितनी थी? E1। अब हमने क्या किया, उसमें क्या डाल दिया? अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक डाल दिया। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा कि भाई पहले इतनी एनर्जी की आवश्यकता हो रही थी, ऋणात्मक उत्प्रेरक इसकी एनर्जी को क्या कर देगा? पहले की अपेक्षा बढ़ा देगा। तो पहले की अपेक्षा बढ़ाएगा, दूरी बढ़ गई, पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास में? इसको दे देते हैं E2। तो ये पॉइंट ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा, ग्राफ से समझ में आया होगा कि भाई बगैर उत्प्रेरक के तो ऊर्जा इतनी ही चाहिए थी E1 पॉइंट तक ही, लेकिन जैसे ही हमने ऋणात्मक उत्प्रेरक डाला तो एनर्जी क्या हो गई? पहले की अपेक्षा इंक्रीज हो गई, यानी सक्रियण ऊर्जा को ऋणात्मक उत्प्रेरक ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। दूरी कितनी बढ़ गई? इतनी दूरी ज्यादा लग रही है पहले की अपेक्षा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई E1 लेस देन क्या हो जाएगा? E2 कह सकते हैं कि नहीं? तो ये था हमारे पास में ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक में हमने क्या पढ़ा कि भाई वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि भाई ये अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होती है उसके मान को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। 4 एग्जाम्पल पढ़े, कौन कौन से? क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवा दें एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या होता है? तो अभिकारक जो बनता है वो कम मात्रा में बनता है, यानी अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है वेग कम करने के लिए। उसके बाद में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा हो किसकी उपस्थिति में? एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में हो रहा हो, तो जो ऑक्सीकरण है उसकी दर कम हो जाती है। चौथा एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करवा दें? अपघटन करवा दें किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, तो इसके अपघटन की दर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ग्राफ के द्वारा भी हमने समझा इसको। अभिक्रिया का मार्ग है, अभिक्रिया इस साइड से यानी कि अभिकारक से उत्पाद की ओर गमन कर रही है। ये सक्रियण ऊर्जा है कि भाई कितनी एनर्जी ग्रहण करके उत्पाद में बदल रही है। बगैर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतनी E1 एनर्जी ग्रहण की, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ज्यादा ऊर्जा ग्रहण की। तो ऋणात्मक उत्प्रेरकों ने क्या किया कि इसकी सक्रियण ऊर्जा थी उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये थी हमारे पास में ऋणात्मक उत्प्रेरक। उसके बाद में नंबर 3 आता है हमारे पास में स्वतः उत्प्रेरक। तो इसको ग्राफ को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे? सॉरी, नंबर 3 आता है हमारे पास में स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा की बात कर लें कि जब अभिक्रिया के दौरान बना उत्पाद ही
उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद ही किसका काम करे, उत्प्रेरक का काम करे, यानी उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। उत्पाद क्या करे, भी शुरुआत में अभिक्रिया मंद गति से चल रही हो बगैर उत्पाद बनने से पहले, कि भाई जैसे ही अभिकारक डाला उत्पाद बनाने के लिए तो शुरुआत में मंद गति से चल रही हो, और जैसे ही उसमें कुछ मात्रा में उत्पाद बने तो वो उत्पाद ही किसका काम करे, उत्प्रेरक का काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एस्टर लेते हैं हम CH3 COO C2H5। एस्टर या नाम की अगर हम बात करें, क्या है ये, एथिल एसीटेट। इसका जल अपघटन करवाते हैं तो शुरुआत में तो क्या होता है कि एथिल एसीटेट है, एस्टर का जल अपघटन शुरुआत में मंद गति से होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हाइड्रोजन आयन है, जल रिएक्शन किस तरीके से करेगा, H और OH के रूप में, ये माइनस और ये प्लस के रूप में। तो जैसे ये जल है इससे क्रिया करेगा, दो पार्टों में टूटेगा। हाइड्रोजन आयन किसके साथ में, नेगेटिव पार्ट एसीटेट के साथ में, जो OH होगा ये पॉजिटिव पार्ट के साथ में जुड़ेगा। तो जैसे ये H आयन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एसीटेट के साथ में, एसीटेट है ये एथिल है, इसके साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH। जैसे ही एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा तो एसिटिक अम्ल क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी उत्पाद बनने की जो दर है वो क्या हो जाती है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। OH इससे क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। तो ये अभिक्रिया ली हमने, एस्टर का जल अपघटन शुरुआत में मंद गति से होता है, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसमें एसिटिक अम्ल यानी उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ये थे हमारे पास में अभिकारक थे और ये क्या थे, उत्पाद थे। जैसे ही उत्पाद का निर्माण हुआ अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये नंबर 1 एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। वो एसिटिक अम्ल है, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट, इसका ऑक्सीकरण करवा दें किसके साथ में, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में। तो शुरुआत में इसका जो ऑक्सीकरण होता है वो मंद गति से होता है, लेकिन जैसे ही मैग्नीज आयनों का निर्माण होता है ऑक्सीकरण की जो दर है, स्पीड है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए एग्जांपल, रिएक्शन देखते हैं भाई। ऑक्जेलिक अम्ल है, अम्लीकृत क्या ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के दो अणु लेते हैं, KMnO4 प्लस में अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, 3 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु हैं, किसके साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं, 5 लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के, H2C2O4। पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल और ये ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। इसका ऑक्सीकरण होता है अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट से, मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट किसके साथ में, अम्ल के साथ में, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में।
इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में, तो शुरुआत में ऑक्सीकरण क्या होता है, मंद गति से होता है, लेकिन जैसे ही मैग्नीज आयनों का निर्माण होता है, Mn+2 आयनों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इनकी जो मैग्नीज आयन है, एक इसके रूप में कार्य करने लगता है, स्वतः उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है। रिएक्शंस देखते हैं। मैग्नीज आयन की जो संयोजकता होती है +2 होती है। कितने मैग्नीज आयन है, 2 मैग्नीज के आयन है, 2 अणु है। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें, सल्फेट है नेगेटिव पार्ट, सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है। इसकी भी अणु कितने, 3 अणु है। तो मैग्नीज कितने अणुओं के साथ क्रिया कर सकता है, इसके सल्फेट के साथ में 2 अणुओं के साथ क्रिया कर सकता है। क्या बना, 2MnSO4, मैग्नीज सल्फेट बन चुका है। ये क्या करेगा, अब उत्प्रेरक का काम करेगा। कौन से उत्प्रेरक का, स्वतः उत्प्रेरक का। अब दूसरा क्या बचा, एक सल्फेट आयन बच चुका है हमारे पास में। पोटेशियम है, पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। कितने आयन है, 2 है। आयनों में जब टूटेगा, सल्फेट की संयोजकता, एक सल्फेट बच रहा है हमारे पास में, -2 +2 आयन ये है पोटेशियम के, सल्फेट से क्रिया करके क्या बना लेगा, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। अब बाकी क्या बचा हमारे पास में, हाइड्रोजन की काउंटिंग करें, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 10 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 16 हाइड्रोजन हो गए। व्यवस्थित करके लिखे, 8H2। उसके बाद में ऑक्सीजन की काउंटिंग करें, यहां पे देखो, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन यहां पे दे दो इसको, क्या बना, जल बन गया। उसके बाद में दूसरा क्या है हमारे पास में, कार्बन बच रहा है, कितने, 10 तो कार्बन बच रहे हैं, और ऑक्सीजन इसमें देखो कितने बच रहे हैं, 20 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो 10 कार्बन, ऑक्सीजन भी कर दो इसमें, CO2 बन गए। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो प्रारंभ में तो क्या हो रहा था, जो अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका ऑक्सीकरण मंद गति से हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नीज आयन है उनका निर्माण हो जाता है, तो ऑक्सीकरण की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में चौथा, प्रेरित उत्प्रेरक। रिएक्शंस वगैरह समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं, परिभाषा की अगर हम बात करें तो कुछ अभिक्रियाएं आती है, वैसे नॉर्मल वे से बात कर लेते हैं हम। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं वो अकेले में उत्पाद नहीं बना पाती है, और यदि उनके साथ में कोई दूसरी रिएक्शंस करवा दें तो उस आसानी से क्रिया करके उत्पाद में क्या हो जाती हैं, बदल जाती है। तो परिभाषा की अगर हम बात करें, भाई परिभाषा क्या होगी प्रेरित उत्प्रेरक की, तो जब कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। परिभाषा, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं।
कोई एक रिएक्शन है दूसरी रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का काम करती हो तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगी। जैसे सोडियम सल्फाइड है, एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम सल्फाइड का एग्जाम्पल पहले भी लिया है, Na2SO3 है, सोडियम सल्फाइड, दो अणु ले रहे हैं। इसके ऑक्सीकरण की बात करें तो इसका ऑक्सीकरण ऑटोमेटिक ही तीव्र गति से क्या हो जाता है? हो जाता है। किसमें बदलेगी ये? भाई ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे इसमें। या कि अगर हम बात करें भाई ऑक्सीजन कितने टोटल? 6 ऑक्सीजन है, 2 और जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीकरण होगा किसमें बदली है? 2Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण ऑटोमेटिक ही तीव्र गति से हो जाता है। लेकिन सोडियम आर्सेनाइट है Na3ASO3, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी कि अभिक्रिया कोई भी संपन्न नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? अब यदि इन दोनों अभिकारकों को आपस में मिलवा करके ऑक्सीकरण करवा दे तो दोनों का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। एक आयन लेते, एक अणु लेते हैं Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड, इसका क्या नाम है? सोडियम आर्सेनाइट। दूसरा Na3ASO3, क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? दोनों को मिलाने पर ये जो सोडियम सल्फाइड था ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन से उत्प्रेरक के रूप में? प्रेरित उत्प्रेरक के रूप में। और दोनों का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक इसको दे दो, किसमें बदलेगी? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दूसरा Na3ASO4 सोडियम आर्सेनाइट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट था उधर किस में बदल गया? सोडियम आर्सेनेट में बदल गया। तो ये थी हमारे पास में प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक की बात करेंगे भाई, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करे तो उसे, उस उत्प्रेरक का काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण ऑटोमेटिक तीव्र गति से हो जाता है, सोडियम सल्फेट में बदल जाता है, एग्जाम्पल पढ़ा। लेकिन जो सोडियम आर्सेनाइट है इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होती है। दूसरी सोडियम सल्फेट है और सोडियम आर्सेनाइट है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइट दोनों को आपस में मिला दें फिर ऑक्सीकरण करवाएं तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये तो किस में बदल जाती है? सोडियम सल्फेट में, और ये सोडियम आर्सेनेट में। तो ये था हमारे पास में उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़े हमने। भाई उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार पढ़े, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। उम्मीद है चारों समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उत्प्रेरण के प्रकार। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।